नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन बागड़ा। दोस्तों, अपन जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ये अभ्यास पेपर आपके लिए रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और थर्ड ग्रेड इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है। दोस्तों, प्रश्न समझने में थोड़ा कंफ्यूज है कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है अरबी, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है हिंदी, डी ऑप्शन है पुर्तगाली। दोस्तों, हिंदी भाषा अपने देश की है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, बल्कि यहाँ पर हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया बी, फारसी। दोस्तों, हिंदी शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का अर्थ होता है। हिंदी शब्द का अर्थ होता है। ए ऑप्शन है हिंद का, बी ऑप्शन है भाषा का, सी ऑप्शन हिंदी का, डी ऑप्शन है हिंद व राष्ट्र का। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। हिंदी शब्द का क्या पूछा जा रहा है? शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपका ऑप्शन है, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा इसका डी, हिंद व राष्ट्र का। हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद का या राष्ट्र का या अपने देश का। और हिंदी, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक और लिखित इकाई कौन सी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ऐसे होगी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों हो तो आपको वर्ण ही चूज करना है, बल्कि यहाँ पर मौखिक और लिखित इकाई पूछ रहा है। तो देखो, ऑप्शन में वर्ण ध्वनि, बी ध्वनि वर्ण, सी वर्ण शब्द, डी सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से? मौखिक और लिखित सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है आपकी ध्वनि, और सबसे छोटी लिखित इकाई होती है आपका वर्ण। मौखिक और लिखित इकाई होती है क्रमशः ध्वनि वर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सार्थक और भावार्थ या अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। दोस्तों, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना। सार्थक और भावार्थ दोनों में अंतर है। सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकलता हो, और भावार्थ का मतलब होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, या अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ की दृष्टि से सार्थक होता है अर्थ की दृष्टि से, और भावार्थ होता है जिस अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। ए ऑप्शन है शब्द व वाक्य, बी ऑप्शन है वाक्य और शब्द, सी ऑप्शन है शब्द व वर्ण, और डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों, कौन सा होना चाहिए? सार्थक और भावार्थ की दृष्टि से, या अर्थ की दृष्टि से और अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से, तो भी क्वेश्चन एक ही है। अर्थ की दृष्टि से और अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। तो आंसर है इसका शब्द और वाक्य। दोस्तों, शब्द से पहले अर्थ नहीं निकलता है और वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। देवनागरी लिपि में हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 44, बी ऑप्शन है 46, सी ऑप्शन है 52, डी ऑप्शन है 48। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिए मूल वर्णों की संख्या, तब तो 44 बतानी है,
देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या पूछ ले तब 52 बतानी है। 44 में 4 संयुक्ताक्षर, 2 अयोगवाय और 2 उच्छिष्ट और ताड़नजात मिला करके कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं। ए ऑप्शन अल्प प्राण, बी ऑप्शन महाप्राण, सी ऑप्शन सघोष, डी ऑप्शन है अघोष। तो दोस्तों आपके सामने है महाप्राण और अघोष में स्वर होते नहीं है। महाप्राण में होते हैं दूसरा चौथा वर्ण, बढ़ते वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण श, श है। अघोष में होते हैं, अघोष में होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण श। तो इसका आंसर होगा आपका सघोष। और अल्प प्राण में सभी स्वर होते हैं, सघोष में सभी स्वर होते हैं, बल्कि स्वरों का उच्चारण करने में ध्वनि, नाद आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों का उच्चारण करने में जो समय लगता है, स्वर वर्णों का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है दोस्तों व्यंजन, बी ऑप्शन है मात्रा, सी ऑप्शन है अक्षर और डी ऑप्शन है अवधि। अवधि तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, अवधि का अर्थ तो भाषा होता है। व्यंजन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्वरों का पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इसका उत्तर सही बी मात्रा, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा ही कहते हैं। जैसे छोटी की मात्रा कम समय लगता है, बड़ी की मात्रा अधिक समय लगता है। तो छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, जो मात्रा है उन्हीं को अपन समय कहते हैं। इसलिए तो उच्चारण अवधि और मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद हैं 2। अगला क्वेश्चन है, वर्गीय व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। वर्गीय दोस्तों क्वेश्चन सही है बल्कि थोड़ा सा घुमाया हुआ है। वर्गीय व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 44, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 31 और डी ऑप्शन है 30। तो दोस्तों ए ऑप्शन में 44 है, वो तो मूल वर्णों की संख्या है 11 स्वर 33 व्यंजन। और सी ऑप्शन है उसमें 31 है, वो आपके सघोष वर्णों की संख्या होती है। इसका आंसर होगा आपका बी जो आपके 25 है। कैसे महत्तक, जिनको स्पर्श व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द व्यंजन द्वित्व है। व्यंजन द्वित्व, ए ऑप्शन आनंद, बी ऑप्शन तत्व, सी ऑप्शन आनंद, डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों व्यंजन द्वित्व होता क्या है, किसी भी शब्द में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की क्रमशः आवृत्ति हो तथा दोनों वर्णों के मध्य स्वर प्रयुक्त नहीं हो, वो व्यंजन द्वित्व कहलाता हो। मतलब सीधी बात है, किसी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार आ जाए, दोनों के मध्य स्वर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, वो शब्द आपका व्यंजन द्वित्व है। तो तत्व है इसका आंसर। तत्व में आनंद में न प्लस ए प्लस न हो जाएगा, आनंद में न प्लस ए प्लस न। तत्व में दूसरा जो तत्व है हलंत है उसमें तय प्लस तय सीधा ही प्रयुक्त होगा, उसमें स्वर नहीं है। आनंद में न के बाद दोनों न के बीच में स्वर आ रहा है। अगला प्रश्न है, कौन से मूल रूढ़ स्वतंत्र व प्राथमिक स्वर है। दोस्तों ध्यान रखना, मूल रूढ़ स्वतंत्र और प्राथमिक स्वर पूछ रहा है। ए ऑप्शन है ई उ ए, बी ऑप्शन है ई आ आई, सी ऑप्शन है ए ई उ, डी ऑप्शन है ई उ आ। तो दोस्तों इनके और अन्य नाम ही है, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, स्वतंत्र भी कहते हैं, प्राथमिक भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं और स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा आपका सी। क्या होगा सी, क्योंकि मूल रूढ़ स्वतंत्र प्राथमिक एक मात्रिक ये होते हैं आपके 4 ए ई उ री। अगला प्रश्न है,
संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा कौन सी है? दोस्तों संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा पूछी जा रही है यहाँ पर। ए ऑप्शन खड़ी बोली, बी ऑप्शन अपभ्रंश, सी ऑप्शन है पाली, डी ऑप्शन है प्राकृत। तो दोस्तों उत्तराधिकारी का अर्थ क्या होता है? जैसे पिताजी का उत्तराधिकारी, उस राजा का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है जो वर्तमान समय में चल रहा हो, वर्तमान समय में काम कर रहा हो। तो पहले थी अपनी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी में कौन सी प्रयुक्त होती है? अपनी खड़ी बोली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका खड़ी बोली, ए ऑप्शन, क्योंकि वर्तमान में संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा खड़ी बोली या आधुनिक हिंदी ही है। फिर है दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है उर्दू। दोस्तों वैसे ऐसे पूछ ले प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तब तो आपकी चीनी भाषा है। चीनी की एक मंडारिन भाषा, उसका बोलचाल में विचारों का आदान प्रदान करने में सर्वाधिक उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है आपकी चीनी की एक मंडारिन भाषा। क्योंकि यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा पूछी जा रही है, उसका आंसर होगा दोस्तों आपका ए हिंदी, क्योंकि वैज्ञानिक सर्वाधिक हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा हो गई आपकी हिंदी। अगला प्रश्न है, कौन सी स्वर, नाद, घोष ध्वनियाँ है? तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि घोष या सघोष एक ही चीज़ है, तो घोष को ही नाद स्वर कहा जाता है। घोष में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वर। तो दोस्तों इन ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में स्वर है ए, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवे के अलावा पहला भी आ गया। बी ऑप्शन में आ है, बल्कि तीसरा, चौथा, पांच वाला पहला आ गया है। डी ऑप्शन में तीसरा, चौथा, पांचवा है, बल्कि इसमें स्वर नहीं है और सा आ गया। फिर इसका ऑप्शन होगा आपका सी में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा भी है और स्वर भी है। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ण विवार, समास व अघोष कहलाते हैं? कौन से वर्ण विवार, समास और अघोष है? तो दोस्तों अघोष को समास और विवार भी कहा जाता है। अघोष को क्या कहते हैं? समास और विवार भी कहा जाता है। अघोष में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। फिर आता आपका श, फ, स, है आपका सघोष में चला जाता है। तो इसमें देखो दोस्तों पहला, दूसरा और श कौन सा है? तो ए ऑप्शन में भी नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, डी ऑप्शन में आ गया आपका प, त, ख। ये पहला, दूसरा वर्ण आ गया और श आ गया आपका श। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया द। दोस्तों अगला प्रश्न है अपने सामने, लिपिहीन ध्वनि कौन सी है? लिपिहीन ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों लिपिहीन ध्वनि होती क्या है, ये सबसे पहले समझ से आ रही है कि लिपिहीन ध्वनि है क्या चीज़। तो लिपिहीन ध्वनि उन्हें कहा जाता है अगर किसी भी शब्द में है से पहले संयुक्ताक्षर हो, किसी भी शब्द में है से पहले संयुक्ताक्षर हो, उसी को लिपिहीन ध्वनि कहा जाता है। सीधे तरीके में ये है कि किसी भी शब्द में हलंत व्यंजन के बाद में है होना अनिवार्य है, तब वो लिपिहीन ध्वनि होती है। जैसे उज्ज्वल में जय संयुक्ताक्षर है, तत्व में है, द्वित्व में है, बल्कि इनमें हलंत व्यंजन के बाद में या संयुक्ताक्षर बाद में है का प्रयोग नहीं किया गया है, उन्हें में है का प्रयोग है। इसलिए इसके अन्य उदाहरण है जैसे उन्हें, उन्होंने, कुल्हाड़ी, कन्हैया, ये सब लिपिहीन ध्वनि कहलाती है।
है से पहले हलंत व्यंजन होना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 15 अगला है, अग्र निर्मित ध्वनि कौन सी है? अग्र निर्मित ध्वनि कौन सी है? ए ऑप्शन है निर्जन, बी दुर्वासा, सी कृष्ण, डी ड्रम। तो दोस्तों अग्र निर्मित ध्वनि होती क्या है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वे वर्ण कौन, कितने वर्णमाला में? 11 अक्षर है। कितने? 11, जो गोल पेंदे वाले होते हैं। अगर उनके जस्ट बाद में रे का प्रयोग किया जाता है, उनके जस्ट बाद में रे का प्रयोग किया जाता है और वो गोल पेंदे वाले हलंत हो, तो वो रे उस गोल पेंदे वाले में मिल जाता है, तो वह अग्र निर्मित ध्वनि हो जाती है, जैसे ड्रम, ट्रक, ट्रैक्टर, ड्रिल। अगला प्रश्न है, ईषत् स्पृष्ट कौन सा समूह है? दोस्तों जो प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों के भेद 4 होते हैं, संस्कृत में 5 होते हैं। पहला है स्पृष्ट, जिसमें कैसे महत्तक होते हैं 25। फिर है ईषत् स्पृष्ट, जिसमें 4 होते हैं, ये, रे, ले, व। फिर आपका विवृत, जिसमें सभी स्वर होते हैं। फिर होते हैं आपके ईषत् विवृत, ईषत् विवृत जिसमें होते हैं श, श, स, है। संस्कृत में एक है समृत, एक है समृत, जिसमें विवृत में से आपका ए हटा लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी, ये, रे, ले, व। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी व आगत स्वर है। अंग्रेजी व आगत स्वर है। ए ऑप्शन है ओ, बी ऑप्शन है ओ, सी ऑप्शन है ए, डी ऑप्शन है औ। तो दोस्तों अंग्रेजी और आगत स्वर को गृहीत स्वर भी कहते हैं। अंग्रेजी स्वर, आगत स्वर, गृहीत स्वर, मेहमान स्वर, मेहमान स्वर, अर्धचंद्र स्वर, अर्धचंद्र स्वर इसको कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा बी, ये आगत स्वर है, केवल अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयुक्त होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस आदि शब्दों में, अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको आगत और अंग्रेजी स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश व हिंदी भाषा में स्वरों की कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों सभी भाषाओं में स्वरों की संख्या अलग अलग है। ऑप्शन है 11, 9, 10, 13। बी ऑप्शन है 13, 11, 9, 10। सी ऑप्शन है 13, 11, 8, 9। डी ऑप्शन है 10, 10, 8, 11। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा में स्वरों की क्रम से कितनी संख्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए कि पाली भाषा में कितने स्वर होते हैं, प्राकृत में कितने होते हैं, अपभ्रंश में कितने होते हैं, हिंदी का आपको पता है 11। तो 11 ऑप्शन सभी में है। इसका आंसर होगा डी। पाली और प्राकृत में स्वरों की संख्या 10 होती है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? गहन अध्ययन निमित्त हिंदी व्याकरण कोश पढ़िए। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है ओष्ठ, सी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है नासिका। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो सकता है? दोस्तों इसमें ओष्ठ में पैवर्ग प्रयुक्त होता है, ओष्ठ में पैवर्ग आता है, तालु में चवर्ग ये और स प्रयुक्त होता है, नासिका में पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा सी कंठ। कंठ में कवर्ग है और विसर्ग प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ है, क्योंकि ग कवर्ग में प्रयुक्त होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, मुखाकृति व तालु के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? मुखाकृति व तालु के आधार पर। दोस्तों मुखाकृति और तालु के आधार पर दो भेद कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 2,
बी 3, सी 4, डी 5। दो तो होते नहीं है, दो तो ओष्ठ आकृति के आधार पर होते हैं, स्वरों के भेद वर्ताकार और अवर्ताकार। तीन होते हैं जीवा की सक्रियता के आधार पर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्य। 5 किसी में स्वरों के भेद होते नहीं है, अवधि के आधार पर 2 होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सी 4 कौन कौन से होते हैं? समवृत्त, अर्ध समवृत्त, अर्धविवृत्त और विवृत्त। तो दोस्तों समवृत्त में हो गया आपके ई उ री, ई उ री। अर्ध समवृत्त में ए ओ, विवृत्त में आ। प्रश्न है 21, कौन सा अयोगवाह है? कौन सा अयोगवाह वर्ण है? महाप्राण, विसर्ग, घोष, अल्प प्राण। तो दोस्तों अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, अंग अह। अंग अह, उनको अपन अयोगवाह स्वर भी नहीं कर सकते हैं, अयोगवाह व्यंजन भी नहीं कर सकते हैं, उनको अपन अयोगवाह वर्ण ही कहते हैं। वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन दोनों है। जैसे अंग अह में ए प्लस अनुस्वार होगा, अह में ए प्लस विसर्ग होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी विसर्ग, क्योंकि इसमें एक में अनुस्वार और एक में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ए के साथ में ए प्लस विसर्ग और ए प्लस अनुस्वार। इस प्रकार अयोगवाह वर्ण आपका विसर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वो इस प्रकार से हैं, कौन सा वर्ण उच्छिप्त, द्विगुणी, द्विस्पृष्टि व ताड़नजात है? तो दोस्तों उच्छिप्त और ताड़नजात तो सब जानते हैं, बल्कि इन्हीं को द्विगुणी और द्विस्पृष्टि भी कहा जाता है। तो उच्छिप्त ताड़नजात का समूह देख लो कौन से में। ए ऑप्शन में ड, ढ, ड। सी ऑप्शन में ड, घ। डी ऑप्शन में सभी। अब बच गया दोस्तों आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है आपके अड़, अढ़। तो हो गया उच्छिप्त और ताड़नजातों की संख्या कितनी होती है? 2। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। अगर ऐसे पूछ ले उच्छिप्त और ताड़नजात कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं, तो दोस्तों ये स्पर्श श्रेणी में आते हैं, ट वर्ग की श्रेणी से ही उत्पन्न हुए हैं। वैसे स्पर्श व्यंजन वर्णों में इनको शामिल नहीं किया गया है, ये अलग ही है, ये 52 में शामिल है। मूल वर्ण जो 44 होते हैं उनमें शामिल नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में घोष, महाप्राण, संघर्षी, ऊष्म, कंठे, काकले व्यंजन वर्ण है? दोस्तों वर्णों का पूरा निचोड़ इस प्रश्न में आ गया है। घोष में कौन कौन सी, इनमें से ए ऑप्शन में से बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन में कौन कौन से घोष होते हैं? तो दोस्तों घोष में होता है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये रह सभी स्वर। महाप्राण में होते हैं आपके दोस्तों दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, स है। संघर्षी होते हैं आपके स है। ऊष्म होते हैं आपके स है। कंठी होता है आपका क वर्ग, विसर्ग और है। काकली में आता है आपका केवल है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका है, क्योंकि केवल और भी आ सकते हैं, बल्कि काकल्य में केवल है ही होता है, इसलिए आपका आंसर होगा डी है इन सभी में शामिल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, आगत, गृहीत व अरबी फारसी ध्वनियाँ कौन सी है? आगत, गृहीत, अरबी फारसी ध्वनियाँ, अगर इसमें ऐसा जोड़ दिया जाए कि उर्दू ध्वनियाँ कौन सी है? आगत, गृहीत, अरबी फारसी और उर्दू ध्वनियाँ कौन सी है? तो अरबी फारसी उर्दू ध्वनि में आती है। ए ऑप्शन में क, ख, ग, ज, फ। बी में क, ख, ग, ज, फ व। सी है ये र, ल, व। डी ऑप्शन है क, ख, ग, ज, फ। तो ऑप्शन होगा इसका आपका दोस्तों आपके सामने है, ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका? डी, क्योंकि आगत और फारसी ध्वनि आपके ये हैं जिनके 5 है इनकी संख्या। ऐसा प्रश्न आता है कि अरबी फारसी ध्वनियों की संख्या कितनी है? 5। इनके नीचे नुक्ता चिन्ह, इनके आगे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है पहले।
तो ये अरबी फारसी ध्वनियाँ कहलाती है। अगला प्रश्न है कि क्षय संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है आपका रीट 2011 में, बल्कि इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि संयुक्ताक्षर व्यंजन कुल 4 होते हैं, क्षय, त्रय, गे, श्रय। मूल होते हैं 3, एक है आगत। मूल कौन से थे? क्षय, त्रय और गे मूल है, और श्रय आपका आगत या गृहीत है। तो इसमें आपके ऑप्शन है क से बी में दोनों हलंत है, सी में दोनों स्वर सहित है, डी में पहला स्वर सहित और श स्वर रहित। इसमें दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि क्षय अगर स्वर सहित हो, क्षय स्वर सहित हो तो पहला हलंत आएगा और श स्वर सहित आएगा। अगर क्षय हलंत हो, क्षय हलंत हो तो फिर आपका बी ऑप्शन होगा, इसमें क और स दोनों ही हलंत आएंगे। क्षय स्वर सहित हो तो पहला हलंत आएगा, और क्षय अगर हलंत हो तो फिर दोनों ही हलंत प्रयुक्त होंगे। दोस्तों आगामी अभ्यास पेपर सेकंड विकारी शब्द संज्ञा का होगा, जिसमें 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होंगे। इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज पर संज्ञा के भाग 1, 2, 3 का अध्ययन सुनिश्चित रूप से कर लें। थैंक यू।